संक्षिप्त परिचय देंगे नीली आग के बारे में, नीली क्रांति के बारे में, या फिर नील की खेती के बारे में। नीली आग मैंने शब्द का प्रयोग इसलिए किया, कहीं ना कहीं चंपारण में जो आग था वो नीली आग ही था, जिस आग से धू धू करके पूरा चंपारण जल रहा था। उसी चंपारण के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो बिहार से जुड़ी हुई घटना है। और ये ऐसी घटना है जो केवल बिहार को ही जागृत नहीं करता है, ये पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ से जन जागरूकता पूरे भारत में फैली थी। गांधी जी भी बहुत राष्ट्रीय स्तर के और बड़ी लोकप्रिय नेता यहाँ से उभर के निकले थे, लोकप्रियता उनकी यहाँ से और बढ़ी थी। तो ऐसा नहीं था कि 1917 में चंपारण हुआ तो ये 1917 में ही ऐसा घटी। ये 100 सालों की समस्या थी, ये कोई 5, 10, 20, 50 साल की समस्या नहीं थी। 100 साल, यानी 1917 से अगर 100 साल बैक अगर हो जाए तो आप 1817 में चले जाएंगे। मतलब आप उस दौर में चले जाएंगे जब भारत में भी औद्योगिकरण का दौर चल रहा था। आप उस दौर में 100 साल बैक हो जाएंगे, 1917 से 100 साल बैक हो जाएंगे, तो आप उस दौर में चले जाएंगे जिसमें भारत में भी औद्योगिकरण, मतलब औद्योगिक ह्रास का काल चल रहा था, माने जिसमें उद्योग का ह्रास हो रहा था। लेकिन उसी काल में जब आप इंग्लैंड की तरफ नजर उठा के देखेंगे तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की दौर चल रहा था। तो औद्योगिक क्रांति की जो दौर इंग्लैंड में चल रही थी, उस टाइम में भारत में भी औद्योगिकरण का दौर चल रहा था। नहीं तो भारत में उद्योगों का ह्रास हो रहा था और इंग्लैंड में उद्योगों का संवर्धन हो रहा था। हमारा चरखा, हमारा खड्ड नहीं टूट गए थे। बुनकरों की हड्डियां भारत में चारों तरफ बिखरी पड़ी थी, नहीं, और उन्हीं हड्डियों से जो संयंत्र बने थे वो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कर रहे थे। इस तरह का शोषण भारत में हो रहा था। नहीं तो ये तो पूरे भारत की दुर्दशा हमने बताया। इससे तो बात भी औद्योगिकरण में यूट्यूब पे वीडियो भी है, ऐसी बात नहीं है। पूरा सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने दिया हुआ है। नहीं लेकिन 100 साल पहले, तो अब सवाल है कि कहीं ना कहीं ये नीली जो चंपारण सत्याग्रह है नील की खेती को लेकर, तो ये कोई 10-20 सालों का नहीं था, 100 साल था। और नील की खेती करने का वजह ही औद्योगिक क्रांति थी, क्योंकि वहां पे जो कपड़े बनाए जा रहे थे या फिर रंगाई के लिए, किसी चीज को रंगने के लिए फिर उद्योग में नील की आवश्यकता पड़ रही थी, तो उसकी खेती रॉ मटेरियल के रूप में चंपारण में हो रहा था। नहीं तो जाहिर सी बात है कि औद्योगिक क्रांति के जो डिमांड थे, इंग्लैंड में जो डिमांड था नील का, उस नील के डिमांड को पूरा करने के लिए चंपारण में ये सारी चीजें चल रही थी। खेती, नील की खेती चल रही थी, नील की खेती करवाई जा रही थी। नहीं तो आखिर जड़ें वही हैं। और ऐसा नहीं था कि कोई 1917 में पहली बार किसानों ने एकजुट होकर गोरे नीलहों के खिलाफ एकजुट हुए थे। व्यवस्था ये थी कि 1857 में भी नील की खेती को लेके या चंपारण में किसानों के शोषण को लेके आंदोलन हुआ था, लेकिन सफल नहीं हुआ। 1907-8 में भी हुआ था, सफल नहीं हुआ। तो गोरे नीलहे, जो अंग्रेज नीलहे थे, वो शोषण कर रहे थे। अब ये नील की जो खेती है, कोई ऐसा नहीं था कि 3 कट्ठा से 3 कट्ठिया व्यवस्था है, 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा खेती होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ यही नहीं था, इस 3 कट्ठिया व्यवस्था के लिए आपको कहीं कहीं शब्द पचकठिया भी मिलेगा। तो मतलब यहां साफ हो गया पचकठिया शब्द से कि 20 कट्ठे जमीन पे 3 कट्ठा और 5 कट्ठा दोनों तरह की चीजें थी। 3 कट्ठिया मतलब सिर्फ 3 कट्ठा पे नहीं होता था खेती, कहीं कहीं बरियारी 5 कट्ठा पे भी कराया जाता था।
इसके लिए वो पूरा कानून पास करा लिया हुआ था उन लोगों ने। तो यहाँ के किसान भी कानूनी तौर पे बंधे हुए थे नहीं। और सबसे बेस्ट जमीन चुनते थे ये लोग नील की खेती करवाने के लिए। और दूसरी बात, सब काम से पहले काम आपके नील की खेती का होना चाहिए, नील की बातें होनी चाहिए। सबसे पहले बुआएगा नील, सबसे पहले कटाएगा नील, इस तरह के चीजें थी। और बस इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है। तो ये कोई 1 साल 2 साल का शोषण नहीं, 100 सालों से हम बंधे हुए थे नहीं। 100 सालों से हम इस शोषण के शिकार हो रहे थे। धीरे धीरे हम जागरूक हो भी रहे थे अपने शोषण के खिलाफ, तब भी हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि हम इनकी खिलाफत कर सके। वो पावर नहीं था हमारे पास कि हम उनकी खिलाफत कर सके। ये कहने में हमको बड़ा शर्म भी लग रहा है क्योंकि 19 लाख जनसंख्या चंपारण की थी उस टाइम, नहीं 19 लाख जनसंख्या नहीं। ये कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है। जिस देश में, जिस समाज में वेद, वेदांत, पुराण जैसी महान साहित्यिक संरचनाएं हैं, है ना, कालिदास जैसे लोग हों, मैंने की भी साहित्यिक संरचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, वैसा देश इस स्तर पे भी उसको लाजाने और शर्माने की क्या बात थी। नहीं, विदेशियों के ठोकरे हमें पसंद है। बिहार जैसे आधुनिक बिहार का हमने निर्माण कर लिया, जिस राज्य में आधुनिक टाइम में उस समय नेता एस.एन. सिन्हा, मजहरुल हक, हसन इमाम, अली इमाम, ब्रिज बिहारी ऐसे नेता थे, फिर भी चंपारण की समस्या का समाधान नहीं हो रहा था बाद में। तो इसलिए क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा था। हम लोग का शोषण पे ध्यान जाते जाते बड़ी टाइम लग जाता है। हम लोग नींद से थोड़ा जगने में टाइम लेते हैं। खैर, कोई तो जगेगा। और ये लंबी चीजें थी। कारण क्या था शोषण का, कि प्रॉब्लम क्या था कि ये मारते भी थे, पीटते भी थे, है ना। ये ऐसे गोरे लीलहे थे कि इनका अगर भैंस, इनकी अगर घोड़े बुढ़ा जाए तो उसके लिए भी रैयतों से 1-1 रुपया वसूलते थे। इनको अगर अपना घर बनाना हो चंपारण में तो उसके लिए भी रैयतों से 1-1 रुपया वसूलते थे। नहीं, एक कार खरीदनी हो तो उसके लिए भी 1-1 रुपया वसूलते थे। ये ऐसे थे गोरे नीले। केवल चंपारण, केवल नील की 3 कठिया व्यवस्था से ही शोषण नहीं हो रहा था, अन्य प्रकार के भी शोषण था। ऊपर से नील की खेती कीजिए, उसकी कटाई कीजिए और उसको फिर बजावते उनकी कोठी तक पहुंचा दीजिए। नहीं, ऊपर से कोई गलती हो जाए तो कोड़े मारिए, ऐसी स्थिति थी। और इनका रिपोर्ट अगर आगे ऊपर होता भी था कि ये बड़ा शोषण चल रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पे भी जो बड़े उसके ऊपर के अफसर थे तो उससे सेटिंग वेटिंग कर लिए हुए होते थे भ्रष्टाचार। उसमें से कोई ईमानदार ऑफिसर आया और आगे अपना चिट्ठी उन लोगों का समस्याओं का बढ़ाया भी तो फिर वो बढ़ा भी तो फिर वहां पे सेटिंग हो जाता था। आज भी है नहीं। तो इनकी आवाज ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही थी। चंपारण के किसानों की जो शोषण की जो वेदना, दारुण कहानी जो था ऊपर तक पहुंच ही नहीं रहा। तो बेचारे क्या करते, उनके कोड़े खाते थे। नहीं, अगर कुछ बोलते थे तो आंदोलन कर देते थे। 1907-8 में जो आंदोलन हुआ था, उन लोगों ने कुछ किया था, 350 लोगों को मार के जेल में कैद कर दिए। बंधे हुए थे, फरमान इंग्लैंड से आ गया होता कानून बन के तिरकठिया व्यवस्था का। लेकिन अब क्या है कि आगे जाते जाते 1907-8 के बाद देखिएगा, या प्रथम विश्व युद्ध के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में आप देखिएगा, जर्मनी जो है एक अलग प्रकार की केमिकल कंपोजिशन से अलग प्रकार के रंग का आविष्कार कर चुके थे नील के वैकल्पिक, और वो बड़ा सस्ता था।
तो नील का भी डिमांड इस साल में आके 1912-13 में आके क्या हुआ था कि नील का भी डिमांड कम गया था। तो अब ये नील की खेती से बंधे हुए थे, तो अब ये चाह रहे थे अंग्रेज की इनको नील से जो इनका डील है नील की खेती करने का 3 कठिया व्यवस्था का, ये डील हम तोड़ दें। तो तोड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा मांगते थे, घूस मांगते थे, लेकिन किसान ये समझ गए थे कि चूंकि इनको अब इससे फायदा नहीं है, इस कारण से ये इस तरह का डिमांड कर रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा कि बरियारी कोड़े मार के पीट के, है ना, अपनी शर्तों को मनवा लेते थे। 20 से 25 लाख रुपया इन लोगों ने अर्जन किया था चंपारण से नील की खेती से मुक्त करने के लिए, तब वो नहीं करते थे। आप अगर नील से मुक्त कर दिया तो फिर आप अगर अलग तरीके से फिर टैक्स दीजिए, लगान बढ़ा देते थे, बहुत तरह की समस्याएं थी यहाँ पे। माने किसी न किसी माध्यम से हम किसानों का शोषण करेंगे, और नहीं तो हम आपको डील ही नहीं तोड़ेंगे। या तो टैक्स बढ़ा दीजिए या फिर घूस दीजिए, तभी हम इस प्रतिबंध इस फाउंडेशन से आपको आजाद करेंगे, और आजाद करेंगे तो उसके बदले में हम टैक्स भी लेंगे। ये स्थिति थी चंपारण की। और इस विषय पर ऐसा नहीं था कि महेश्वर प्रसाद जो थे बिहारी पत्रिका के राइटर, 1907 में उनकी शायद मृत्यु हुई थी, तो उससे पहले उन्होंने एक लेख लिखा था बिहारी में कि प्लॉटर्स और रैयत, प्लॉटर्स और रैयत करके एक शीर्षक से लेख लिखे थे। वो एक लेख नहीं था, वो सीरीज में कई सप्ताह तक ये लेख छपा था। तो इससे भी मान लीजिए कि जागरूकता फैल रही थी, लोग समझ पा रहे थे कि अब चंपारण का शोषण चंपारण से बाहर प्रचारित नहीं था। आप समझ गए इस बात को। हम आपको कई पिछले क्लास में बोले हैं कि 1919 में जो जालियांवाला बाग हुआ था, वो बिहार तक मैसेज पहुंचते पहुंचते उसको 3 महीना लग गया था। वो जब पहली बार जब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस की थी, तब जाके वो लोगों को पता चला था। और चंपारण का मसला भी पूरे बिहार में लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या है, कैसा शोषण चल रहा है। नहीं, ऊपर से ही जो नीलहे थे, ये नीलहे जो थे, ये इंग्लैंड की महारानी को, क्राउन को कर्जा दिए हुए थे। तो बोले कि हम चंपारण से लेके कर्जा दिए हैं बेतिया से, तो ये बेतिया में कुछ गांव वहां जो है उस कर्जा के बदले में उनको ऐसे मिल गया था कि आप गांव से जितना चाहे वसूल सकते हैं। समझे? माने कोई एक पॉइंट पे आप जाके नहीं ठहर सकते। बातें कहने के लिए बहुत है, मैं बस वो चीज उस चीजों के लिए आपको जागरूक कर रहा हूं कि समझिए कि चंपारण की समस्या कोई मामूली समस्या नहीं थी। नहीं, कोई मामूली समस्या नहीं थी चंपारण की समस्या। तो गांधी जी तो बाद में आएंगे। अभी महेश्वर प्रसाद की इस लेख की वजह से इनको अंग्रेजों ने ये कर दिया, हटा दिया। उसके अलावा ऐसे कई पत्रिका थे जो चंपारण को लेके लिखे। कलकत्ता से जो आपको पत्रिकाएं जो थी, कौन कौन पत्रिकाएं थी मैं आपको यहां पे बता दूं। कलकत्ता से अमृत बाजार पत्रिका था, भारत मित्र और हित वार्ता, कानपुर के प्रताप, इलाहाबाद से अभ्युदय, नागपुर की हिंद केसरी। तो ये जो जागरूक करने वाली बात थी नील की खेती को लेके या चंपारण के किसानों के शोषण को लेके, तो यहां पे एक पैराग्राफ आप लिख लीजिए। मूल बात जब इसके लिए जो जागरूक हम हो रहे थे, तो यहां पे हम एक पैराग्राफ आपको लिखवा देते हैं, जागरूकता से संबंधित बात है, वो लिख लीजिए। यहां से प्रश्न बन जाए कहीं तो लिखने के लिए तैयार है आप लोग? 5 मिनट लिखवाएंगे? हेलो, हाँ लिखवाते हैं। ठीक ठीक, लिखवाते हैं। ठीक ठीक ठीक। हम सीधे एक तरह से मैं लेक्चर दे रहा हूं और लेक्चर में कुछ बातें हैं जो बीच में मैं लिखवा रहा हूं। ठीक, बस इतना ही समझिए।
तो लिखिए कि बिहारी के संपादक, बिहारी पत्रिका के बारे में परिचित है आप? बिहारी के संपादक, बिहारी के संपादक महेश्वर प्रसाद ने भी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहा। इस ओर दिलाना चाहा, किस ओर? जो चंपारण में शोषण चल रहा था, तो चंपारण में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे गोरे नीलहों के द्वारा, उस ओर का ध्यान इस ओर दिलाना चाहा। तो एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। बिहारी के संपादक महेश्वर प्रसाद ने भी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहा। उन्होंने बिहार प्लॉटर्स और रैयत, उन्होंने बिहार प्लॉटर्स और रैयत शीर्षक से 5-6 किस्तों में 5-6 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया। परंतु बिहार के उपराज्यपाल इससे नाराज हो गए। बिहार के उपराज्यपाल इससे नाराज हो गए और महेश्वर प्रसाद को सेवा मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका, भारत मित्र तथा हितवर्ता। कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका, भारत मित्र तथा हितवर्ता। कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका, भारत मित्र तथा हितवर्ता। कानपुर के प्रताप पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। कानपुर के प्रताप, इलाहाबाद के अभ्युदय तथा नागपुर के हिंद केसरी ने भी यानी सभी पत्रिकाओं ने भी समय समय पर इस विषय पर लेख छपते थे। तो समय समय पर लेख छपेगा तो लोगों तक पहुंचेगा, तो लोग पढ़ेंगे, तो लोग जागरूक होंगे, लोग समझेंगे, और एक लोगों का जो पावर है, लोगों का जो समर्थन है इस शोषण के खिलाफ उठेगा, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन का रूप पकड़ेगा और इससे सरकार पे दबाव बनेगा और सरकार ऐसे कानूनों को वापस लेगी। इस तरह की जन
जन भावना तैयार हो सकती थी। तो इसलिए पत्रिकाओं की भी भूमिका जरूर रही होगी। स्टेट्समैन भी एक पत्रिका है जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, 1875 से ही प्रकाशित होती थी स्टेट्समैन, जो इंग्लिश पत्रिका थी। तो ये भी कहीं ना कहीं इस ओर अपना ध्यान इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया, या स्टेट्समैन ने भी लिखा। स्टेट्समैन भी एक पत्रिका है, वो आज भी छपती है। खैर, इसके अलावा इन सब पत्रिकाओं ने मिलकर चंपारण की समस्या को, चंपारण की तिनकठिया या पचकठिया जो व्यवस्था थी उसको लेके उसकी शोषण की कहानी, उसकी वेदना की कहानी छापते थे, ताकि जन भावना इसको प्राप्त हो या इस शोषण के खिलाफ लोग जागरूक हों और उनकी जागरूकता से लोग एकजुट हों और इस विषय को लेकर एक जन भावना संग्रहित हो और चंपारण के किसानों को इससे मुक्ति मिले। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। अंग्रेज अपना हिसाब से शोषण कर, देखिए इनके पास पावर था, मार के पीट के दबा देते थे सब कुछ। किसान बिल्कुल इस शोषण से माने परेशान थे, लेकिन वो अपनी आवाज उठाते भी थे तो उनको कोड़ा, केस, फौजदारी मार मार के जेल में पीट के, है ना, लटका देते थे, कई तरह की यातनाएं देते थे, तो नहीं आवाज उठ पाती थी। उठती थी तो दबा दिया जाता था। इस तरह की चीजें चल ही रही थी। तो इसी बीच 1916 आ गया। 1916 इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1916 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था लखनऊ में हुआ था। नहीं, वैसे जब हम सामान्य तौर पे लखनऊ अधिवेशन को पढ़ाते हैं तो ये बात हम पढ़ाते हैं कि लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की, और इस 1916 में दो ही बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। इस लखनऊ अधिवेशन को दो बातों के लिए हमेशा से जाना जाता है, इसीलिए इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, जिसमें 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था और जिसमें कांग्रेसी जो गरम दल और नरम दल अलग अलग हुए थे, वो यहाँ पे तिलक के प्रयासों से, बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ये गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। नहीं, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते थे। और दूसरी बात, जो 1909 में कि 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी और 1909 में मार्लेट मिंटो के द्वारा जो पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिम लीग को प्रदान की गई थी, उस पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने इसी पैक्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया था। नहीं तो मान्यता दे दी थी कांग्रेस ने। तो कहते हैं कि ये दो बातों के लिए लखनऊ अधिवेशन जाना जाता है। लेकिन चूंकि आज हम बिहार पढ़ा रहे हैं तो इसमें एक तीसरा पॉइंट भी हम जोड़ेंगे। ये वही लखनऊ अधिवेशन है जिस अधिवेशन में चंपारण के मुरली भरहवा के, गांव का नाम है मुरली भरहवा के, राजकुमार शुक्ल जी भी वहां पहुंचे थे। राजकुमार शुक्ल, और ये राजकुमार शुक्ल वहां पर इस चंपारण समस्या को ही लेकर पहुंचे थे। किसानों के नेता थे, खुद भी शोषित थे राजकुमार शुक्ल। तो उन्होंने लखनऊ अधिवेशन के टाइम में गांधी जी भी आए हुए थे। तो गांधी जी से मिलना चाहे राजकुमार शुक्ला जी कहेंगे तो समझ जाइएगा कि राजकुमार शुक्ल कह रहे हैं। नहीं,
शुक्ला जी सोचे कि महात्मा गांधी से मिल लिया जाए। महात्मा गांधी अभी नहीं था, अभी तो मोहन चंद्र करमचंद गांधी थे, बाद में बना महात्मा गांधी। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी से समझेंगे। तो राजकुमार शुक्ला या शुक्ला जी गांधी से मिलना चाह रहे थे इस विषय पे। तो गांधी जी से और इसलिए मिलना चाह रहे थे कि गांधी जी की प्रसिद्धि तो जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो प्रसिद्धि तो उन्होंने हासिल कर ही रखा था। तो सोचे कि गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चंपारण से के शोषण से या किनकटिया व्यवस्था से मुक्ति दिला सकते हैं। तो गांधी जी ने चंपारण की समस्या को, जो मैंने अभी तक आप बीती सुना रहे थे चंपारण की, जो चंपारण की शोषण की कहानी मैं जो अभी तक सुना रहा था, वो सारा कुछ वहां पे उन्होंने बताया। गांधी जी को विश्वास नहीं हुआ। गांधी जी ने कहा कि ऐसा है कि मुझे भरोसा नहीं होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह की नीतियों का से नहीं चल सकती, ब्रिटिश ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि गांधी जी भी जब आए थे तो भारत में अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से तो पहले तो वो सहयोगात्मक दृष्टि से काम कर रहे थे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उनको लगता था कि नहीं, ये संभव नहीं है, यह ऐसा नहीं हो सकता। तो एगो नहीं होता है कि ठीक है हम कह रहे हैं, हम पे भरोसा नहीं होता, इनसे पूछ लीजिए। तो ब्रिज बिहारी जी थे, ब्रिज बिहारी जी को भी लेके आए, इनसे भी पूछ लीजिए। तो ब्रिज बिहारी जी भी ने गांधी जी को कन्विंस किया, बताया कि नहीं नहीं सही बात है, ऐसा ही चंपारण में शोषण हो रहा है, नीली आग में चंपारण जल रहा है। ऐसा न हो कि अब धू धू करके पूरा चंपारण जल जाए, और लगभग जल ही गया है। बड़ी भयावह समस्या है। फिर भी गांधी को भरोसा नहीं हुआ। गांधी ने कहा कि मैं खुद चल के देखूंगा, तब मैं इस पे कुछ बात कर सकता हूं। क्योंकि शुक्ला जी चाह रहे थे कि गांधी जी कांग्रेस में कुछ ऐसा प्रस्ताव पास कर दे चंपारण को लेके। तो गांधी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो गांधी जी ने वैसे ब्रिज बिहारी को और शुक्ला जी को कहा कि वैसे आप एक प्रस्ताव अपने तरीके से अगर चंपारण को लेकर रखना है तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो शुक्ला जी ने सोचा कि ठीक है, इनको यही खुद ही अपनी आंखों से देख के चलेंगे तो क्यों ना हम गांधी जी को अब ये लेके चले। शुक्ला जी भी कम नहीं थे। तो शुक्ला जी ने कहा कि सोचा कि गांधी जी से पूछ लेते हैं कि आप जब आपको छुट्टी हो चलिए वहां पर देख लीजिए समस्या को। तो गांधी जी ने कहा कि हम अप्रैल में कलकत्ता आएंगे, तो वहां से हम पटना माने चंपारण चलेंगे। और वो उन्होंने ये भी बता दिया कि कलकत्ता में हम भूपेंद्र नाथ के यहाँ ठहरेंगे, भूपेंद्र नाथ के यहाँ। तो वो कलकत्ता में भूपेंद्र नाथ के यहाँ ठहरेंगे ये बता दिए थे। 10 अप्रैल को लगभग वहां पहुंचना था उनको कलकत्ता में। अप्रैल 1917 की में पहुंचने की बात थी। तो गांधी जी जब आया अप्रैल 1917 का समय, और भूपेंद्र नाथ वाला जो कलकत्ता में जाने का जो उनका प्रोग्राम था गांधी का, गांधी जी पहुंचते उससे पहले क्या नाम था शुक्ला जी का, राजकुमार शुक्ल, उससे पहले पहुंच गए। जानते थे कि भूपेंद्र नाथ के यहाँ ठहरेंगे, तो गांधी जी के पहुंचने से पहले राजकुमार शुक्ल वहां पहुंचे हुए थे। ठीक है, देखिए आपको अगर किसी चीज से स्वतंत्रता चाहिए, आप किसी शोषण से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आपका लीडर इस तरीके से समर्पित हो तो निश्चित रूप से दिलवा सकता है। तो लीडर ही जिसे हम लोग चुनते हैं वो समर्पित ही नहीं है। नहीं तो क्या कहा जाए, सही बात है, जिनकी आवाज सही मायने में लोगों तक पहुंचनी चाहिए उनकी आवाजों को लोग दबा देते हैं, और जिनकी आवाजें नहीं पहुंचनी चाहिए ऐसे लोगों की आप आवाज बना देते हैं। आप मतलब आवाज नहीं, लेकिन अब शायद यही है, यही देखना है, इसी को देख के बर्दाश्त करना है।
राजकुमार शुक्ल जब कलकत्ता पहुंचे और तो गांधी जी देख के हामी भरा कि बिल्कुल चलेंगे, तो उन्होंने गांधी फिर वहां से पटना है, पटना राजेंद्र प्रसाद के यहाँ उनका जाने का प्रोग्राम था। तो पटना जब वो आए राजेंद्र प्रसाद जी, महात्मा गांधी, तो राजकुमार शुक्ल उनको पटना राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेके गए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पे नहीं थे। उस समय राजेंद्र प्रसाद पुरी में थे, पुरी, जगन्नाथपुरी। लेकिन उससे पहले एक और नेता थे मजहरुल हक, जिससे मुलाकात गांधी जी की पहले हो चुकी थी। और एक बार मजहरुल हक ने गांधी जी को कहा था कि जब भी पटना आइएगा तो हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिएगा। तो मजहरुल हक एकदम पहुंचे गांधी जी के पास कि मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। और फिर गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के यहाँ से मजहरुल हक अपने घर लेके गए और गांधी जी मजहरुल हक के यहाँ अपना जो भी खान पान करना था किए, और वहां से फिर शाम को ट्रेन पकड़ के मुजफ्फरपुर पहुंचे। ठीक है। अब मुजफ्फरपुर जब वो गांधी जी पहुंचे, इसमें जिन जिन नेताओं का मैं नाम ले रहा हूं ना, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। ये कोई राजा रानी की कहानी हम नहीं सुना रहे हैं। यही तो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, यही तो आपको जो तथ्य आपको ज़हन में रखना है वो लंबे दिनों तक रहेगा। नहीं, हमने आपको क्लास में बता रखा है कि अगर तथ्यात्मक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उसमें रट्टा मारने जैसी विधि कारगर तो होती है, लेकिन इसी को अगर एक कहानी के माध्यम से पढ़ा जाए तो वो लंबे दिनों तक याद रह जाती है। नहीं तो ये कोई राजा रानी की कहानी नहीं है। एगो राजा थी, एगो राजा था, एगो रानी थी, राजा मर गए, रानी मर गए, खत्म कहानी, ऐसा कुछ नहीं। ये इसलिए भी है कि आपको प्रेरणा भी लेना आगे के लिए। ये प्रिडिक्शन बैच है और मैं बताता हूं कि दुनिया में जो भी कुछ कहीं भी क्लास हो रहा है सब जगह प्रिडिक्शन होता है। कोई नहीं, आप जब किसी क्लास में बैठते हो ना भाई, तो पास्ट में परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं बैठते हो। आप किसी क्लास में बैठते हो तो फ्यूचर में ही परफॉर्मेंस करने के लिए बैठते हो, नहीं। लेकिन इस क्लास का प्रिडिक्शन नाम अगर रख दिया जाए तो लोगों को लगता है, लोग सच्चाई से इतना भाग रहे हैं कि हम क्या बताएं। सत्य से भागने की आदत पड़ी हुई है। हम क्लास प्रिडिक्शन कह के ले, चाहे ऐसे कह के नहीं, क्लास क्या फर्क पड़ता है। आपको देना तो परफॉर्मेंस फ्यूचर में ही है। उस फ्यूचर में, जिस फ्यूचर के बारे में ना हम जानते हैं कि आप जानते हैं कि परीक्षा देने के लिए भी हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब गांधी मुजफ्फरपुर स्टेशन पे पहुंचे तो आचार्य देवी कृपलानी अपने विद्यार्थियों के साथ, पूरी विद्यार्थियों के साथ उनको लेने पहुंचे और गांधी जी की आरती हुई। और एक विद्यार्थी थे, क्या नाम था, सहाय रामचंद्र, क्या नाम है, श्यामनंदन साहब, श्यामनंदन साहब। अभी हमारे बगल में श्यामनंदन साहब कॉलेज है। श्यामनंदन साहब उस समय विद्यार्थी थे, तो उन्होंने अपने बग्घी से, बग्घी में वो घोड़ा नहीं लगा हुआ था, खुद श्यामनंदन साहब गांधी जी को अपने बग्घी पे बैठाए और दौड़ के स्टूडेंट, इसमें थोड़ा गांधी जी एतराज भी व्यक्त किए थे, है ना। गांधी जी एतराज व्यक्त किए थे, बड़ी गुस्साए थे, लेकिन क्या है, भाव है विद्यार्थियों का, प्रोफेसरों का गांधी जी को लेके। नहीं, एकदम बग्घी पे बैठाया गया और एकदम खींच के, है ना, श्यामनंदन साहब अपने बग्घी से खींच के कृपलानी जी के आवास पे ले गए गांधी जी को। नहीं तो कृपलानी जी के आवास पे ले गए। वहां के बाद चंपारण के लिए एक्टिव हुए गांधी, लेकिन चंपारण का नेतृत्व वो पटना से ही उठा चुके थे। तो यहां पे एक फुल स्टॉप तो नहीं है, लेकिन यहां पे एक विश्राम है। आगे के लेक्चर बढ़ने से पहले हम यहाँ पे विश्राम लेंगे, मतलब कि अगला लेक्चर जो होगा इससे आगे का वो कल के क्लास में होगा। गांधी जी एकदम पहुंच चुके हैं
मुजफ्फरपुर कृपलानी जी के आवास से, ठीक है। और हम सब चंपारण के बैकग्राउंड को समझ चुके हैं। अब हम चंपारण में कूदने जा रहे हैं और चंपारण में कल कूदेंगे पूरी तरीके से।